गांव में कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी, जबकि यह फसलों की कटाई का समय था। कुछ दिन पहले तक सब ठीक था, खेत लहलहा रहे थे और किसानों के चेहरे पर खुशी थी। भाई इस बार सबकी फसल अच्छी दिख रही है। हाँ, सही कहा श्याम भाई। मैं इस बार फसल बेचकर धनपति सेठ का सारा कर्ज चुका दूंगा। हाँ, मैं भी घर की मरम्मत करूंगा। चलो मिलते हैं कल। हे भगवान, इस बार बरसात सही समय पर हो जाए तो सबका भला हो जाएगा। हाँ जी, इस बार सब ठीक होगा। ठीक है, ऐसा ही हो। अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है, भारी बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश तो रुक ही नहीं रही। अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। लेकिन बारिश नहीं रुकती और सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। खेतों में सिर्फ पानी ही पानी रह जाता है और किसानों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। श्याम की भी सारी फसल खराब हो जाती है। श्याम टूटे मन से, भगवान, इस बार तो हमारी सारी उम्मीदें डूब गई। अब धनपति सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? बर्बादी के बाद भी कर्ज तो कर्ज ही था। धनपति सेठ ने अपना हिसाब मांगा। श्याम, कर्ज लौटाओ, वरना तुम्हारी जमीन मेरी। सेठ जी, फसल बर्बाद हो गई है, थोड़ा समय दीजिए। 2 दिन का समय देता हूँ। अगर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी जमीन मेरी। श्याम बेबस था। उसने बहुत मेहनतें की, लेकिन धनपत सेठ नहीं माना। श्याम घर वापस आता है और सारी बातें अपनी पत्नी 2 दिन का समय दिया है सेठ ने। अगर पैसे ना दिए तो जमीन छीन लेगा। राधा रोते हुए, अब हम क्या करेंगे श्याम? ये घर, ये खेत ही तो हमारी सारी उम्मीद थे। श्याम चुपचाप बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। मजबूर होकर श्याम अपनी जमीन धनपति सेठ को दे देता है। अब ये जमीन मेरी हुई, देख लिया, कर्ज न चुका पाओ तो क्या होता है। चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके कदम भारी हो चुके हैं, आंखों में आंसू हैं और दिल पर बोझ। जमीन छिन जाने के बाद श्याम के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जंगल से लकड़ी काटकर बेचना। श्याम रोज लकड़ियां काटता और उन्हें घर ले जाता, उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाता। एक दिन श्याम हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी वहां पर एक बाबा जी आते हैं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? नहीं बाबा जी, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, पर मेरे पास 5 रुपए है। आप पास के ढाबे से भोजन कर सकते हो। श्याम के पास और पैसे नहीं थे, फिर भी उसने वो 5 रुपए बाबा जी को दे दिए। बेटा, तुमने अपने पास कुछ न होते हुए भी मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। इस जंगल में एक अनोखा बाजार लगता है। मैं तुम्हें उसका रास्ता बता देता हूँ। तुम वहां से सामान खरीद कर बेच देना और अपना घर चलाना। इतना बोलकर बाबा जी वहां से चले जाते हैं। श्याम भी घर चला जाता है, लेकिन बाबा जी की कही बातें। उस दिन श्याम किसी को बिना कुछ बताए चुपचाप जंगल की ओर निकल जाता है। श्याम कांपते कदमों से आगे बढ़ता जाता है और बाबा जी द्वारा बताए गए रास्ते को याद करते हुए अनोखा बाजार ढूंढने लगता है। काफी देर भटकने के बाद अचानक वो रुक जाता है। पेड़ों के बीच से एक चमकती हुई रोशनी और शोरगुल की आवाजें आती हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके सामने अनोखा बाजार था। ये बाजार में क्या क्या मिलता है? तुम कोई भी अनाज लो, सब 1 रुपया का 50 किलो है। अरे वाह, तो फिर मुझे 50 किलो चावल और 50 किलो गेहूं दे दो। श्याम दुकानदार को पैसे देकर जितना अनाज वह उठा पाता है लेकर गांव की तरफ चल पड़ता है। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद उम्मीद और खुशी झलक रही होती है। श्याम बोरी लेकर घर आता है। उसकी पत्नी राधा हैरानी से देखती है और पूछती है, ये अनाज कहाँ से आया श्याम? हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। ये सब भगवान की दया है। मुझे एक बाबा जी ने एक जगह बताई है, वहाँ अनाज बहुत सस्ता मिलता है। सच श्याम, अगर ऐसा है तो अब हमारा घर फिर से चल पाएगा। श्याम, ये तो बहुत सारा अनाज है। एक काम करो, कुछ तुम दुकान पर बेच दो तो थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, ये ठीक कह रही हो। अगर अनाज बेच दिया तो घर का खर्च भी चलेगा और कर्ज भी धीरे धीरे उतर जाएगा। श्याम अनाज की बोरियां उठाकर पास के किराना स्टोर पर जाता है। बोरियां बेच देता है और उसके हाथ में अच्छे पैसे आ जाते हैं।
उसके चेहरे पर संतोष और उम्मीद की चमक आ जाती है। अगले दिन फिर से शाम अनोखे बाजार जाता है। इस बार वो और भी सामान खरीद लाता है, चावल, गेहूं, दालें और कुछ मसाले भी। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता है। शाम हर बार बाजार से बोरी भरकर सामान लाता, गांव में बेचता और अच्छा मुनाफा कमाता। कभी जो शाम अपनी जमीन खोकर बेबस हो गया था, वही आज पूरे गांव का सहारा बन चुका था। मेहनत और नेकदिली ने उसकी किस्मत को बदल दिया। धनपति सेठ का एक आदमी ये खबर सेठ को जाकर बताता है। मालिक, वो श्याम, वही गरीब किसान, अब तो बड़ा आदमी बन गया है। उसके पास नया घर है और गांव के चौक पर अपनी दुकान भी खोल ली है। क्या? वो शाम जिसके पास खाने को दाना नहीं था, ये कैसे हो सकता है? धनपति सेठ अपने आदमी से बात कर ही रहा होता है कि पीछे से शाम आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचता है। सेठ जी, ये लीजिए आपके कर्ज के पूरे पैसे, और अब कृपा करके मेरी जमीन के कागजात मुझे वापस कर दीजिए। हाँ श्याम, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारी जमीन के कागज वापस कर देता हूँ। शाम खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है। धनपति सेठ गुस्से में खुद से ये श्याम के पास इतना पैसा आया कहाँ से? इसका पता लगाना पड़ेगा। साहूकार चुपके चुपके शाम का पीछा कर रहा था। धनपति सेठ झाड़ियों में छिपकर। ओहो, तो श्याम यहाँ से माल खरीदता है। ठीक है, कल मैं भी यहाँ आऊंगा और सोना खरीद लूंगा। अगले दिन धनपति सेठ अनोखे बाजार के लिए निकल जाता है। काफी देर भटकने के बाद अरे, ये बाजार किधर गया? कल तो यहीं था। सेठ हैरान और गुस्से में खाली हाथ अपने घर वापस चला जाता है। मैं सोच रहा हूँ एक आखिरी बार अनोखे बाजार से कुछ खरीद लूं और सबका धन्यवाद कर दूं। शाम जंगल के रास्ते पर जा रहा होता है कि तभी उसे वही बाबा जी मिलते हैं। प्रणाम बाबा जी। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं अनोखे बाजार की तरफ जा रहा हूँ। पर वो बाजार अब वहां नहीं है। अब वो कहीं और लगा होगा, किसी और जरूरतमंद की मदद करने के लिए। इसलिए तुम घर जाओ और सुखी रहो। साहूकार चुपके चुपके शाम का पीछा कर रहा था। धनपति सेठ झाड़ियों में छिपकर। ओहो, तो श्याम यहाँ से माल खरीदता है। ठीक है, कल मैं भी यहाँ आऊंगा और सोना खरीद लूंगा। अगले दिन धनपति सेठ अनोखे बाजार के लिए निकल जाता है। काफी देर भटकने के बाद अरे, ये बाजार किधर गया? कल तो यहीं था। सेठ हैरान और गुस्से में खाली हाथ अपने घर वापस चला जाता है। मैं सोच रहा हूँ एक आखिरी बार अनोखे बाजार से कुछ खरीद लूं और सबका धन्यवाद कर दूं। शाम जंगल के रास्ते पर जा रहा होता है कि तभी उसे वही बाबा जी मिलते हैं। प्रणाम बाबा जी। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं अनोखे बाजार की तरफ जा रहा हूँ। पर वो बाजार अब वहां नहीं है। अब वो कहीं और लगा होगा, किसी और जरूरतमंद की मदद करने के लिए। इसलिए तुम घर जाओ और सुखी रहो। शाम घर लौट ही रहा होता है कि रास्ते में धनपति सेठ मिल जाता है। मुझे पता है तुमने सारा पैसा अनोखे बाजार से कमाया है। तुम जल्दी से मुझे उस बाजार का रास्ता बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब वो बाजार वहां से कहीं और चला गया है और वो सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करता है। ठीक है, देख लूंगा मैं तुम्हें शाम। अगली रात धनपति सेठ चोरी छिपे शाम की दुकान को आग लगा देता है। गांव का मुखिया उसे देख लेता है। अगली सुबह पंचायत लगती है। मुखिया, शाम और धनपति सेठ मौजूद हैं। साहूकार जी, इतने भोले मत बनो। कल मैंने तुम्हें शाम की दुकान जलाते हुए देख लिया था। बोलो सेठ, तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, मैंने ही गुस्से में आकर श्याम की दुकान जलाई थी। मुझसे उसकी तरक्की देखी ही नहीं गई। सेठ, तूने जमीन छीनी, कर्ज के नाम पर लूटा और अब दुकान भी जला दी। मुखिया जी, साहूकार ने अपनी गलती मान ली है, अब उसे माफ के दो। पर सेठ, तुम्हें शाम की दुकान दोबारा बनवानी पड़ेगी और गांव के सब किसानों का कर्ज आधा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आप सब कह रहे हैं वैसा ही होगा। अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब लोग एकजुट होकर खड़े होते हैं तो सच की जीत और बुराई की हार तय हो जाती है।